इस्तीफा हो गया, छात्र जश्न मना रहे हैं, विपक्ष से छात्रों और लोकतंत्र की जीत बता रहा है। इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद का अनुरोध किया था और यह भी कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पीएम मोदी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। शरद पवार ने अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पवार उसी मुलाकात के संदर्भ में यह बात कर रहे थे। शरद पवार ने पीएम मोदी को उनकी बातें मानने के लिए धन्यवाद भी दिया। हालांकि दूसरे विपक्षी नेताओं का सरकार पर तीखा हमला जारी है। अखिलेश यादव ने इस्तीफे को नई पीढ़ी की बड़ी जीत बताया, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि यह भारत के युवाओं की जीत है। I'm a very happy person because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. That this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे। किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। जलसे में ये लड़ाई नई पीढ़ी के साथियों ने की, इसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आने के बाद कामयाबी आ गई है, ये बात साफ हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तीफे से वो कहीं अलग थलग दिख रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उनके इस्तीफा देने के बाद कैसे बीजेपी के कई बड़े नेताओं का उनके घर आना जाना लगा हुआ। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान के कामों की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। बड़े राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनका पद छोड़ने का निर्णय सर्वोच्च उदाहरण है। इस निर्णय में पार्टी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी। इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस बीच आज दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रमित करने वाले वीडियो डाले गए थे। सोशल मीडिया पर डाला गया हर पोस्ट सही हो यह जरूरी नहीं है, यह भी पुलिस की ओर से कहा गया है। यह जानकारी दी गई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया गया। कई सारे ऐसे पोस्ट थे जिसका मकसद पैनिक फैलाना था। पुलिस की ओर से यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से झूठी खबरें और वीडियोस डाले गए थे। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया है। सभी एंगल से इसकी जांच हो रही है। मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री
फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। आज जब सरकार और सीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस दौरान पुलिस की कार्रवाई वाले सवाल पूछे गए। पाकिस्तान से चलाए जा रहे अकाउंट को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर सीजेपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब भी इस पर दिया जा चुका है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करें वो उनका काम है, उनको करना चाहिए। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। आंदोलन खत्म होने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई वाले सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर पैलेट गन वाले आरोप लगाए। अब सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने इन बातों पर भी जवाब दिया है और भरोसा दिया है कि किसी भी छात्र पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस पूरे आंदोलन का एपिसेंटर था पेपर लीक। इसी मुद्दे पर छात्र सरकार से जिम्मेदारी तय करने का सवाल पूछ रहे थे, तो विपक्ष भी इसी मसले को बार बार उठाकर केंद्र को घेर रहा था। अब सवाल है कि पेपर लीक पर सरकार की क्या तैयारी है। सरकार इसे लेकर कड़े कदम उठाने जा रही है। पहले से मौजूद कानून में सख्त प्रावधान करने की तैयारी है और इसी से जुड़ा संशोधन बिल अगले हफ्ते आपको संसद में दिखने वाला। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। कैबिनेट से यह बिल पास हो चुका है, अब संसद की बारी है। सूत्रों से हमें इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का पता चला है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 में कड़े दंड और भारी जुर्माने का जिक्र है। प्रस्तावित संशोधन 2024 के कानून की प्रमुख धाराओं के तहत जेल की सजा और आर्थिक दंड को काफी बढ़ा दिया गया है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की कैद होगी, जबकि ऐसे मामलों में जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुआ तो अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है। संगठित परीक्षा घोटाले पर 7 साल की सजा होगी, जबकि संगठित परीक्षा घोटाले पर जुर्माना 5 करोड़ होगा। केंद्र सरकार अब ऐसे अपराध की जांच के लिए एसटीएफ गठित करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी हो या एसटीएफ को केस दर्ज करने की तारीख से 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे के आधार पर सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। यही नहीं, 2024 के कानून के तहत लंबित मामले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। ऐसे मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। ये सब अभी कानून में संशोधन के लिए आ रहे बिल के प्रावधान हैं, जो संसद से पास होने के बाद लागू होंगे। अब सवाल यह है कि 2024 के कानून की तुलना में क्या बदलने जा रहा है। संशोधन बिल में जो प्रावधान है वो पहले से कितने अलग और कड़े, ये समझते हैं। देखिए, आप इसे अपनी जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। मौजूदा कानून में व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर 3 से 5 वर्ष तक की कैद है, जिसे बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष किया जा रहा है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर अभी जुर्माना 10 लाख है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख तक करने का प्रस्ताव है। संगठित अपराध पर अभी न्यूनतम सजा 5 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रावधान है। ऐसे ही मामलों में मौजूदा कानून के तहत 1 करोड़ का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा रहा है। संशोधन बिल में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले, सजा या जमानत के आदेश के खिलाफ अपील केवल हाईकोर्ट में 2 जजों की पीठ में ही की जा सकेगी। इसके लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई। विशेष परिस्थितियों में यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। ऐसे मामलों में अपील का निपटारा भी 3 महीने में करना होगा। आपको फिर बता दें कि ये सारे प्रावधान मौजूदा कानून में होने जा रहे संशोधन से जुड़े बिल में किए गए हैं, जिन्हें अभी संसद से मंजूरी मिलना बाकी है।